अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है और इस सफ़र में सबसे अहम मोड़ वो होता है जहाँ हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं, यानी अपने कैरियर का फ़ैसला। अक्सर हम समझते हैं कि कैरियर सिर्फ एक प्रोफेशन का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा करियर है वो हमारी पूरी ज़िंदगी की समत होती है, जिस पर हम हर रोज़ चल रहे होते हैं। हम में से बहुत से लोग कम उम्री में ही एक बड़े फैसले के बोझ तले आ जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई और प्रोफेशन चुनना है। लेकिन असल सवाल ये होता है कि क्या हम वाकई वही रास्ता चुन रहे हैं जो हमें पसंद है। और अक्सर हमारे फैसले अपने ख्वाबों से ज़्यादा हालात, दबाव और दूसरों की राय पर होते हैं। कभी वालिदैन की ख्वाहिश, कभी मुआशरे का दबाव और कभी सिर्फ ये सोच कि इसमें स्कोप और पैसा ज़्यादा है। लेकिन वक्त के साथ ये बात समझ आती है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर काम दिल को सुकून ना दे तो कामयाबी भी अधूरी लगती है। और असल बात तो ये है कि कैरियर वो होना चाहिए जो आपकी दिलचस्पी, आपकी सलाहियत और आपकी शख्सियत से मेल खाए। क्योंकि जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद हो तो मेहनत बोझ नहीं लगती। और जब इंसान अपने सही रास्ते पर होता है तो वो सिर्फ कामयाब नहीं होता बल्कि मुतमईन भी होता है। इसीलिए कैरियर का फैसला कभी जल्दबाजी में ना करें, दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, बल्कि खुद को समझें, अपनी सलाहियत को पहचानें, देखें आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, अपनी दिल की सुने, क्योंकि आखिर में वही रास्ता बेहतर होता है जिस पर चलकर सुकून भी मिले और कामयाबी भी, और काम करना आपको बोझ ना लगे बल्कि काम करने में आपको मज़ा आए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जाने पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के तिब्बी माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक हालिया बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है जहां बच्चों के खून में सीसा यानी लेड की मिकदार ख़तरनाक हद तक ज़्यादा पाई गई है। और हैरानकुन इंकशाफ ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा बच्चों के खून में सीसे की मिकदार ख़तरनाक हद से ज़्यादा है, जो कि WHO के मुकर्रर करदा हिफाजती मेयार से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा हर दूसरा या तीसरा बच्चा एक खामोश जहर का शिकार है। ये सीसा कहाँ से आ रहा है और इसके बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुज़ैमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि ये लेड पॉइजनिंग क्या है और ये कैसे बच्चों की बॉडीज़ में दाखिल हो रही है। देखिए, लेड पॉइजनिंग, लेड यानी कि सीसा एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है ये ग्रोइंग बच्चों के ब्रेन को करता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट पे अगर ये इंटरफेयर करेगा तो उसके रिज़ल्ट जो है ना सिर्फ ख़तरनाक हैं बल्कि परमानेंट है, यानी कि पूरी ज़िंदगी पे उनका इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। और ये जिस तरह की आपने रिपोर्ट की बात की है, जो कि बड़ी एक ख़तरनाक और होशरबा रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद और ये तादाद जो बच्चों की है, ये सिर्फ आप ये समझें कि शायद आप ये समझ रहे हो सुनने वाले के अनप्रिविलेज बच्चों, ये बड़े बड़े शहरों से डाटा कलेक्ट किया गया है। अच्छा। और जहाँ तक सोर्स की बात है, फिर सोर्स ये है कि डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं लेड के। ज़्यादातर 1970s में ये ज़्यादातर पेंट में पाया जाता था। अब मतलब लेटेस्ट जो पेंट हैं उनमें तो लेड नहीं है, लेकिन अभी जो सोर्सेस रह गए हैं उनमें कई दफ़ा, जैसे अब अंदरूनी शहर लाहौर के भी अगर आप पाइपिंग देखें तो वो लेड पाइपिंग है, तो वहाँ से भी लेड जो है आता है। फिर आपके कई बर्तन हैं जिनमें लेड यूज़ होता है। उसके अलावा बच्चों के खिलौनों में भी कई जगह लेड यूज़ होता है। फिर जिनकी बैटरीज में काम करते हैं जो लोग, उनको भी चाहिए, क्योंकि उनका आप कह लें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, यानी कि अपने काम काज की वजह से उनकी बॉडी पे लेड लगा होता है जो कि आगे ट्रांसमिट हो सकता है। इवन ये जो सुरमा डालते हैं इसमें भी लेड मौजूद है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं ऐसी हैं जो कि बच्चों को एक्सपोज कर देती हैं। फिर बच्चों में एक आदत ख़ास होती है कि वो अक्सर चीज़ें मुंह में डालते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उस वजह से मिट्टी हो गई या डिफरेंट चीज़ें, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मिल के उनको एक्सपोज कर रही है। और अब ये जो रिपोर्ट है इससे पता लगा है कि एक बड़ी तादाद है जो कि इफ़ेक्ट हुई है। और आपको मैंने बताया कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है, यानी और नॉन स्पेसिफिक भी इसके कई आप कह लें फीचर्स हैं जिनके साथ बच्चे आते हैं, जैसे पेट में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, मतली का होना,
या क्या कहते हैं दर्द होना जिस्म में। और लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इवन एक प्रॉपर डेवलप्ड बच्चा भी कई दफ़ा उसकी रिवर्स भी हो सकती है चीज़। तो क्या सिम्टम्स क्या होती हैं, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता? देखें, वही मैंने बात की कि इनिशियली नॉन स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसमें पेट में दर्द हो सकता है, जिसमें वोमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहना, मतलब हो सकता है। क्योंकि लेकिन ये क्योंकि और भी बड़ी चीज़ें हैं ना, मैं लोगों में खौफ भी नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो तमाम चीज़ों के साथ आती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी? जैसे कि मैंने बताया कि पेट में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बच्चा। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा स्कूल में, और उसकी स्कूल से भी रिपोर्ट आ रही है, फिर आप अगर अपना माहौल देखें उसमें भी आपको शक पड़े तो उसके लाजमी लेड लेवल्स करवा लेने चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए ब्रेन को तो फिर उसका रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है इसमें। ठीक है, और मतलब ये ब्रेन को भी डैमेज करता बिल्कुल, ब्रेन को इसका सबसे ख़तरनाक इफेक्ट आता ही ब्रेन पे है। जैसे कि अगर एडल्ट लेना, जैसे आपकी और मेरी एज में अगर हमारा एक्सपोजर हो तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे भी बॉडी पेन हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं ये कॉज करता जब तक बहुत हाई लेवल पे नहीं हो कि भाई वो बहुत। लेकिन बच्चे क्योंकि ग्रोइंग होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अगर उस डेवलपिंग ब्रेन में जाके लेड जाके इंटरफेयर करता है तो उसके जो इफेक्ट है वो बड़े लॉन्ग टर्म है और बड़े हैजर्डस है और परमानेंट भी है कि वो वापस नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया तो वो फिर उसका रिवर्सल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि सुरमे से भी होता है। Yes. और सुरमा तो बिल्कुल बच्चा छोटा सा होता है, अभी थोड़े दिनों का ही होगा, तो हमारे तो यहाँ पे रिवाज है कि हम उसको सुरमा डालते हैं और यूजुअली ये कहा जाता है कि उससे उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी या जो उसकी आईलैशेस है, आईब्रोज है, वो थिक होंगी। तो क्या बिल्कुल नहीं फिर हमें लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए छोटे बच्चों की आंखों में? इस पे कोई मैं हतमी बात तो नहीं कर सकूँगा क्योंकि इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि भाई ये वाकई कितनी अमाउंट लगाई जा सकती है। देखिए, जितना आपका मेकअप होता है उसमें भी बहुत लेड मौजूद है। अब इसकी अमाउंट और इसकी एब्जॉर्प्शन और फिर लॉन्ग टर्म एक स्टडी हो तो पता लगेगा कि भाई ये एग्जैक्टली कितना ख़तरनाक है। क्योंकि कई और चीज़ें भी हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसका एक्सपोजर है ही इन्वायरमेंटल, क्योंकि बच्चे ने कहीं और से तो नहीं अपना करना, एक्वायर करना। तो पॉइंट ये है कि मैं ये भी नहीं कहता कि माओं को बिल्कुल ही डरा दूं और आप वो कह दी कि बिल्कुल हमने बच्चों को सुरमा लगाना ही नहीं है। ये लेकिन ये है कि सुरमा भी एक सोर्स काउंट होता है इसमें कि जो कि लेड के लेवल्स को बढ़ा सकता है। देखिए, लेड के लेवल अभी तक कोई ऐसा लेवल तय नहीं हुआ कि यार ये डेंजरस है या ये डेंजरस नहीं है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि लेड लेवल्स ना होने के बराबर हों। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू हम कहते हैं 2.5 या 3.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन असल हैजर्डस इफेक्ट अक्सर तब शुरू होते हैं जब 5 से 6 पे चला जाता है मेजॉरिटी बच्चों में। लेकिन फिर वही बात है, अभी तक किसी पे कंसेंसस नहीं है कि फ़लाँ लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल और फ़लाँ नहीं है। और अगर ये बहुत बढ़ता जाए तो 70-80 माइक्रोग्राम पे तो आप कह लें कि इंसेफ्लोपैथी, यानी बच्चा बिल्कुल ही अपने होठ से बेहोश हो जाता है और इवन झटके तक लग सकते हैं उसे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये पता होनी चाहिए कि आपका, और सोर्सेज में जैसे मैंने बताया कि आप अपने पाइप्स को चेक करें, अपने बच्चों के खिलौनों को चेक करें और मतलब लेवल्स चेक होने चाहिए। अगर किसी के मोहल्ले में ज़्यादा आ रहे हैं तो बाकी बच्चों को भी स्क्रीन करना चाहिए। अब जैसे ही अभी जो रिपोर्ट आई है इसकी बेसिस पे जिस इलाके में ये चीज़ बच्चों में लेवल्स हाई आए हैं तो वहाँ के सारे बच्चे स्क्रीन होने चाहिए। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मज़हर। जी वालेकुम सलाम। जी मज़हर, सवाल कीजिए। मैडम, डॉक्टर साहब से यही जानना कि ये सीसा बेसिकली है कि ये सादा जबान में सादा लोगों के लिए ज़रा समझा दें। ठीक है, वो कह रहे हैं ज़रा इसको थोड़ा इजी एक्सप्लेन कर दें, सादा ढंग से बात करें। हम मज़हर है हमारे साथ, लेड पॉइजनिंग को इसको सादा ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि बेसिकली आपका ये एक धात है, ठीक है, सीसा, ठीक है, जैसे इंग्लिश में लेड कहते हैं। ये नॉर्मली बॉडी में हमारे नहीं होती है। बच्चे क्योंकि उनकी मतलब आप कह लें कि वो बढ़ रहे होते हैं, उनकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, उनका दिमाग बढ़ रहा है, उनमें चेंजेस आ रही हैं, वो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। अगर उनमें इसकी तादाद, इसका एक्सपोजर होगा, यानी कि उनके अंदर ये सीसा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा
उसका जो बड़ा सोर्स मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल होता है, यानी कि आपके इर्द गिर्द के माहौल से होता है, जिसमें आपके पाइप्स आ सकते हैं जिनके अंदर से पानी जा रहा है, या आपके क्या कहते हैं दूसरे बर्तनों से जा सकता है, कई ऐसे हैं। और फिर जो खिलौने हैं जो बच्चे कई दफ़ा मुंह में डालते हैं उनसे भी वो जा सकता है। ये तमाम चीज़ों से, और इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी चीज़ें जिनसे वो जा सकता है। जब वो बच्चे के जिस्म में चला गया, ब्लड में चला गया और उसके ब्रेन में पहुंच गया, तो उसके दिमाग को ग्रोथ करने से वो रोकता है। और अगर वो उसको ग्रोथ करने से रोक देगा तो डेफिनेटली जो बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट यानी उसकी नशो नुमा में एक बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो बढ़ना रुक जाएगा। और उसकी वजह से फिर ये होगा कि बच्चे जो है वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रहेगा, वो स्कूल में वैसा परफॉर्म नहीं करेगा, और वो बाकी उसके जो पैरामीटर्स हैं यानी उससे चलना ग्रोथ है उस पे भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, हाशिम बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? ठीक जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी है। जी जी कीजिए। डॉक्टर साहब मैंने पूछना था, मेरा भतीजा है 3 साल का, लेकिन वो हर चीज़ को लिख करता है टॉयज के, वो प्लास्टिक के हैं या कोई भी है, डेफिनेटली टॉयज रूम बना हुआ उसका, वो हर चीज़ की कोशिश है उसकी लिख कर, कोई ग्लास पकड़ता है, कोई प्लास्टिक कोई चीज़ है, इवन वो दीवारों को भी लिख करता है वो। तो हम सारा दिन उसके पीछे पीछे होते हैं कोई ना कोई बना। तो ज़रा इससे बता दें थोड़ा सा प्रिकॉशनिंग भैया, तो वो फिर उसको थोड़ा मेडिकल मसला होता है। ठीक है। देखिए, ये जो बच्चों की लिख करने की आदत या चीज़ें मुंह में डालने की आदत है ना, ये नेचुरल होती है, जो कि 5 से 6 महीने में डेवलप होती है और 6 साल तक की उम्र तक रह सकती है। इसका जो पीक टाइम है वो 5-6 महीने से लेकर 1.5 साल तक है। बच्चों में जिस तरह इन्होंने बात की कि जी वो हर चीज़ को लिख करता है, वो प्लास्टिक को भी खाता है, वो बाकी चीज़ें भी हैं, ये एक डेफिनेशन में आ जाते हैं पाइका के नाम से। पाइका ये होता है कि इन एनिमेट चीज़ें, वो चीज़ें जो कि ज़िंदा नहीं है, उनकी एक अर्ज होती है बच्चे के अंदर खाने की। और पाकिस्तान में इसकी जो सबसे बड़ी कॉज है, इवन लेड भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। यानी कि जिन बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को मुंह में डालें और वो इन्हें चबाएं या मिट्टी खाएं या चूना खाएं या सारी चीज़ें। और इसकी बड़ी वजह, आयरन डेफिशिएंसी की जो बड़ी वजह है उसमें आपका आ जाता है दूध का ज़्यादा पिलाना। अक्सर माएँ बहुत ज़्यादा दूध देती हैं बच्चों को, उसकी वजह से होती है, या फिर उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, यानी कि उसमें आयरन की कमी है। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है और फिर बच्चों में आती है। मेरा ख्याल ये है कि एक दफ़ा इनको चाहिए कि एक पीडियाट्रिशियन को चेक करवा ले अपना। वैसे जो पेसिफायर है वो हेल्प करता है कि इंसान मुंह में चीज़ें ना, सॉरी बच्चे मुंह में चीज़ें ना डालें। पेसिफायर जो है ना, पाकिस्तान में बहुत अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है गंदगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें, होता ही है कि पेसिफायर बच्चे ने मुंह से गिराना ही है तो वो फिर डर्टी हो जाता है और आप बार बार उसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब मैंने वीडियोस में देखे बहुत से ऐसे पेसिफायर्स हैं जिनमें ना वो पीछे फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे बनाना और ये, और फिर उसको पीछे से बंद कर देते हैं तो वो मैश्ड एक वो ना फ्लेवर उनके मुंह में आता रहता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अगर हम उन्हें कोशिश करेंगे तो शायद उसमें कामयाबी और शायद ना हो। हमने तो यही देखा है कि पाकिस्तान में जो बच्चे ज़्यादा पैसिफायर लेते हैं उनके मसले मसाइल ज़्यादा है। दांत भी बिल्कुल, उनके दांत का भी है, उनके गले भी बार बार ख़राब होते हैं, उनके पेट भी बार बार ख़राब होते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, राजा शौकत। जी राजा साहब सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी कि हमारा बच्चा तकरीबन 4 साल की एज हो गई है, तो वो बिल्कुल जो है नहीं बैठ सकता, ना खड़ा हो सकता, ग्रोथ भी नहीं हो रही, वह फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, पूरा उसका जिस्म जितना भी है लचके के उसमें, और बिल्कुल यानी हरकत नहीं कर उठा के खुद उसे उठाना पड़ता है, बैठाना। ठीक है, काफी मेडिसिन ली है, ट्रीटमेंट काफी ली है, काफी डॉक्टरों से भी चेक करवाया, लेकिन फिलहाल तक कोई पेशरफ नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली सेरिब्रल पाल्सी होती है। ये पैदाइशी एक चीज़ होती है जिनमें ब्रेन ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती है और पूरी बॉडी उसकी इफ़ेक्ट होती है। ये बच्चे, इनमें कई टाइप्स हैं,
कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसमें बच्चे ज़हनी तौर पे तो ठीक होते हैं, अदरवाइज़ उनकी बॉडी के मसल्स का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं, लगता ही है कि जो इनकी वाली टाइप है उसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर, यानी कि उसकी बच्चे की इंटेलेक्ट भी नॉर्मल नहीं है, टोटली डिपेंडेंट है वो। और इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादातर फिजियोथेरेपी ही है कि ताकि मसल्स जो हैं वो आपके एक्टिव रहें। और डिफरेंट कुछ थेरेपीज़ है, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, अगर कुछ बोलता है तो स्पीच थेरेपी भी की जा सकती है, और सारी जो आप कह लें असिस्टेंस ही प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब और उसी से ही थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन नॉर्मली ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं डेवलप होते, इनमें अच्छे वाले में भी कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। तो इनको चाहिए कि 10 साल तो हो गए इन बेचारों को उसके साथ मेहनत करते हुए। 4 साल इन्होंने 10-11 साल का नहीं बताया? नहीं, 4 साल है ना, बैठता है और उसको उठाते भी खुद से हैं। क्योंकि अक्सर ये जो होते हैं ना, ये होते बाय बर्थ ही है, ठीक है। वो होता ही है ना कि ये लोग एक्सपेक्ट कर। दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये बच्चा बिल्कुल ठीक रहा 3-4 साल तक, अगर मैं ये बात लूँ, तो फिर ये डेवलपमेंटल ब्रेन डिजीज है, अपना डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। तो इसका कोई वो है इलाज? देखिए, डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज जो है ना, वो उसकी भी कई टाइप्स हैं, उनमें से भी चंद एक का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी हैं जिनमें आपके पास सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। आप सिर्फ उसको एक ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कि उसको इस काबिल बनाए कि वो इंडिपेंडेंट कुछ रह सके। तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रॉब्ली इनको डॉक्टरों ने कुछ बताया होगा, लेकिन वालिदैन भी जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो एक डिनाइल का शिकार हो जाते हैं। वो बेचारे कोशिश तो हर जगह कर रहे होते हैं, उनको कोई बताता है कि पीर की दरगाह पे जाओ, वो वहाँ चले जाते हैं, फलां डॉक्टर पे चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चा उस तरह से इसमें डेवलप नहीं करता जो कि उन्होंने सोचा होता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इनका सेरेब्रल पाल्सी है या डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है, जो भी इनके लोकल डॉक्टर हैं उनको एक दफ़ा दोबारा मिले और इसकी जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें इसकी फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, वो सारी, और जो प्रॉब्लम है, कई दफ़ा इनका आइज़ और ईयर्स के मसले होते हैं, उसके लिए रिस्पेक्टिव जो स्पेशलिस्ट है उससे रुजू करेंगे। ठीक है, लेड पॉइजनिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं, और छोटी छोटी जो हमारी हैबिट्स हैं, जैसे अक्सर हम बहुत से बर्तन घर में इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी हो रहे हैं, और पानी के जो पाइप है जहाँ से पानी आता है उस वजह से भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने और भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं, थैंक यू सो मच। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पंजाब हुकूमत ने ज़मीनी तनाज़ात निपटाने के लिए सालसी कमेटी की तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और इस हवाले से ज़मीन के तनाज़ात अदालत से पहले असिस्टेंट कमिश्नर की सालसी कमेटी में हल होंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल है, क्या अहम पॉइंट्स हैं, इस पर बात करेंगे, और इसके साथ साथ गंदम और आटे के हवाले से भी बात करेंगे कि लाहौर में सरकारी आटे के थैले गायब होने से शहरियों को जो मसाइल हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले बताएं कि ये जो ज़मीनी तनाज़ात के मामलात है, इसको हल करने के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है, तो पहले कुछ फ़ैसला था, अब कुछ कहा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम पॉइंट है ये, और मेरा आपका सब लोगों का एक ही मसला चल रहा था पिछले कई सालों से, और उसके बाद जो है 2025 में एक कानून बनाया गया रेवेन्यू के मामला हल करने के लिए, मगर उस पर चूँकि हाई कोर्ट का एक स्टांस आया कि ट्रिब्यूनल जो है वो पहले तैयार बनेगा, उसके बाद जो है ये फ़ैसले जो हैं उनको बाकायदा तौर पर उनकी सुनवाई की जाएगी। और अब हेयरिंग्स जो है उनका सिलसिला कब शुरू होता है अभी तक तो नहीं पता। अब नया कानून बन चुका हुआ है, उसके बाद नए कानून को मजबूत करने के लिए पंजाब हुकूमत ने फिर अपने लेवल पर एक स्टांस लिया, जिसमें उन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो किया। आपके पिछले एक माह कबल भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि ग्रीन सर्टिफिकेट जो है, अब आपके ज़मीन का कोई भी मामला होगा, फ़र्द हो या आपके सालसी का मामला हो,
कोई भी चीज़ आपकी जायदाद से मुतल्लिक हो, फ़रोख्त होने से पहले आपको ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। अब ये एक अलग मामला है। अब हुआ यूँ कि 3-4 माह गुजर गए, इस कानून को अमेंडमेंट की 2026 में, इसको एक तरमीम की, मगर अभी तक ताहाल ट्रिब्यूनल नहीं फ़ाल हुआ। अब ट्रिब्यूनल फ़ाल ना होने से शहरियों के मसाइल भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। सालसी केसों की जो है वो तादाद बढ़ती जा रही थी। तो इसमें फिर एक और नोटिफिकेशन सामने आया जो कि 4 मई को सामने आया। 30 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन हुआ और 4 अप्रैल से जो है इसका अमल दरामद शुरू हो गया, क्योंकि 3 छुट्टियां बीच में आ गई थी, 1 मई की, फिर 2 मई, फिर 3 मई। और अब इस नोटिफिकेशन में ना 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में होगी, जो कि तमाम जितने भी मकीन हैं जिनकी सालसी जायदादों के केस हैं, लेकिन कोई भी इमरान केस है। 3 महीनों में ये आई गेस दूसरा या तीसरा फैसला है, तो क्या हुकूमत खुद ही कंफ्यूज है कि उन्होंने करना क्या है? नहीं, हुकूमत तो चाह रही है। हुकूमत देखें, पहले उसने नया कानून बनाया 2025 फिर में। इशू क्या है? इशू बताया तो है आपको, ट्रिब्यूनल नहीं बना। ट्रिब्यूनल जो है वो जो हाजिर सर्विस जो जज हैं उनके हिसाब से बनाया जाना है। अच्छा। और हाई कोर्ट ने वो ट्रिब्यूनल बनाना है और ट्रिब्यूनल के पास ये फैसले जाने हैं जो लोगों के मसाइल हैं, सालसी केस हैं, बड़े बड़े जदादों के मामले हैं, ज़रई अराज़ी के मामले हैं, बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके फ़ैसले नहीं हो पाते, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं और हर जगह से जो लकूनास हैं उनको प्लग इन करना होता है। अब ये ट्रिब्यूनल ना बनने की वजह से ये एक अलग मामला है। जो नया कानून है 2025 के बाद 2026 का जो है अमेंडमेंट की गई। अब 1967 का जो आपका रेवेन्यू का कानून है उसमें अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 151(2) के तहत। अब जो सेक्शन 151 है उसके तहत ये अमेंडमेंट क्या की गई है कि इनको इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर, गर्दावर, पटवारी, 3 जो लोग होंगे वो मुतलका सालसी कमेटी के जो मेंबरान होंगे, जिनको वो कहेंगे कि इनको मेंबर बनाएं, हमें इनकी बात में वज़न नज़र आता है, तो उनको साथ बैठा के फिर फैसला किया जाएगा। अब ये केसों की तादाद जो है ये लाहौर की 10 तहसीलों का मामला नहीं है, ये पूरे सूबे की कम से कम 254 तहसीलों का मामला है। तहसील जो होती है वो उसमें अच्छे खासी मकीन रहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि लाहौर की जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये सिटी है, लाहौर सिटी की तहसील है, तो इसमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायदादों के तनाज़ात का मामला, मसालत जो हेयरिंग्स होती हैं उनके मामलात, आपकी कोई भी घर की कुर्की होनी है, जायदाद का मामला है, वो तमाम जो केसेस हैं ये इस कमेटी के सपोर्ट किए जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, आम तासुर अवाम में ये जा रहा है कि इस फैसले के तहत जो पटवारी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ये सच है? बिलीव करें, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। अच्छा, नहीं ख़त्म हुआ। हमने एक दिन ना इसके ऊपर ही बड़ी बातचीत की, टिटबिट्स की, गपशप लगाई और इसके ऊपर फिर इस नुक्ते के पर पहुँचे कि आपने एक सर्कल खींचा। एक सर्कल जब आप खींचने लगे तो शुरू में आपको हर्डल्स नज़र आ गई। आपने वो हर्डल्स उठाकर सर्कल के दूसरी तरफ रख दी ताकि लोग यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ जाएं। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है? ग्रीन सर्टिफिकेट भी एक फ़र्द ही है। अब फ़र्द से पहले जो आपने एप्लीकेशन पुट करनी है वो किसको पुट करनी है? पटवारी को। पटवारी ने उस पर लिखना है कि इसने फ़र्द मुझसे इस काम के लिए मांगी है, यानी अपने घर को बेचने के लिए, अपने घर को बैंक में गिरवी रखाने के लिए। सकनी फ़र्द भी होती है, बै फ़र्द भी होती है। अगर आपने इस फ़र्द को मांगा है तो पटवारी ने उसके ऊपर लिख दिया आपकी एप्लीकेशन के बाद। इसके बाद ये वाली एप्लीकेशन, पहले तो आपने पटवारी की सरहद को पार करना है। जिस काम के लिए हमने पटवारी को माइनस किया था, फिर हम पटवारी के पास ही जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने लिखवानी है उसके बाद ये जाना है किसके पास? असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब पटवारी सिस्टम मौजूद रहेगा? मौजूद है जी, मौजूद है। और सिर्फ उनसे राइट नाउ उनसे उनकी पेंसिल का इख्तियार वापस लिया गया है, मगर वो पेंसिल का इख्तियार अब इस काम में लगा दिया कि आपने तय करना है कि मैंने अगर फ़र्द मांगी है तो क्यों मांगी है। अब वो मेरी तरफ जाएगा, अगर मौका विज़िट करेगा
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मौका विज़िट नहीं करेगा तो मौका विज़िट करने के बगैर आपको भी पता क्या होता है, आपने जो कह दिया मैंने लिख दिया, टाइम की बचत हो गई। अब यही तमाम मसाइल जो हैं लोगों के हल करने के लिए पहले लोगों को सिर्फ पटवारी के पास जाना पड़ता था, अब पटवारी के बाद सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना पड़ना है, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाना पड़ना है, असिस्टेंट कमिश्नर का हेड क्लर्क। मतलब लोगों को आसानी मिली है कि मजीद मुश्किलात? देखें ये सारा काम डिजिटलाइज है। अच्छा, डिजिटाइजेशन के लिए हम तैयार हो गए हैं क्योंकि ये पोर्टल्स बना देते हैं, पोर्टल्स तो चलते नहीं है। नहीं वो एक अलग बात है, मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए 1 बाय 1 लोग सुनेंगे ना, उनको पता चल जाएगा। डिजिटलाइज है ये सारा सिस्टम। अब डिजिटलाइजेशन के अलावा भी आपको अपने पैरामीटर्स ये इन SOPs पर काम करना होगा कि आप फिजिकली जा रहे हैं पटवारी के पास, पटवारी ने आपकी एप्लीकेशन को वेट किया, पहले आपने पुट की, उसके बाद उसने अपना फिजिकल आपका सर्वे किया, उसके बाद उसने आपने वहाँ से एप्लीकेशन उठाई, पोर्टल पर डाली, वो सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर के पास गई, उसने आपकी एप्लीकेशन को वेट किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास गई, उसने फिर एक ही जगह पर अपनी जो डाक आई होगी रोज़ाना की 100 एप्लीकेशन 50-25 उसके ऊपर उन्होंने साइन किए, इनिशियल साइन किए, फिर ये हेड क्लर्क के पास चली जानी है। हेड क्लर्क ने आपके पोर्टल में डन करना है, तो फिर उसके बाद देन आपके उस पर आ जाना है, फिर आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि ग्रीन सर्टिफिकेट की फ़ीस जो है वो 970 रुपये है, जो कि 1 जुलाई से पहले है। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल जो ग्रीन सर्टिफिकेट का एक उन्होंने शुरू किया है वो साहिवाल से शुरू किया है, ओनली फॉर पूरे पंजाब में साहिवाल। अब आप पूछें कि साहिवाल का क्या मामला है? साहिवाल चूँकि पूरा डिजिटलाइजेशन में आ गया है, यानी कि जहाँ वहाँ पर जितने भी मकीन अराजी ज़रई अराजी तमाम तरह डिजिटलाइज हो चुकी है। लाहौर शहर में तो साहिवाल तैयार हो गया, तो अभी लाहौर नहीं डिजिटलाइजेशन के लिए अब वापस आ जाना। लाहौर शहर को चूँकि हम मॉडल शेयर करते हैं और वज़ीर आला पंजाब का नहीं, पेरिस तो नहीं कह सकते, पेरिस तो आपको पता है कहते तो है, नहीं वो कहा गया था कि पेरिस बनाएंगे। अब देखें वज़ीर आला पंजाब जो है इसको बड़ा कंसर्न रखते हैं, ठीक है, और सेंटिंग है लाहौर शहर को हर लिहाज से फ्रेंडली बनाने के लिए। अब उनकी काविशों पर तो कोई शक नहीं है, वो कोई ना कोई रोज़ाना हमें नई चीज़ दिखाते रहते हैं, कभी AI सिस्टम दिखा रहे हैं, कभी जो है फ्रेंडली बनाया जा रहा है लाहौर को, कभी शजरकारी की जा रही है, कभी अंडरपास के बारे में बताया जा रहा है, कभी नया लाहौर कन्वेंशन सेंटर, आपके पुल, आपकी मेट्रो बस, आपकी इलेक्ट्रिक बसेस, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं इसी में आती हैं। लाहौर शहर को देख के फिर दूसरे शहरों में जो है इसको देखा जाता है। अब लाहौर शहर के 363 मौजा जात हैं, 363 मौजा जात हैं, और इसमें से अभी भी कम अज़ कम जो हमें रिपोर्ट आई है तकरीबन 60 से 70 मौजाजात जो हैं वो डिजिटलाइज नहीं हो सके। अब डिजिटलाइज ना होने की वजह क्या है? किसी का रिकॉर्ड जो है वो 1872 का है, किसी का रिकॉर्ड जो है वो 1901 का है, कईयों के रिकॉर्ड जल गए हुए हैं, उनको किस तरह। अब डिजिटलाइज पूरे लाहौर को डिजिटलाइज का होने का मतलब यह है कि जिसने डिजिटलाइज करके बाद में सर्टिफिकेट जमा करवाना है उसका नाम क्या है? DC लाहौर, कि जी मेरा पूरा शहर जो है इसका डिजिटलाइज है। अब लाहौर शहर कोई छोटा शहर तो है नहीं है, इसमें से कई साहिवाल निकलाएंगे, इसमें से कई गुजरावाला निकलाएंगे, इसमें से कई मुल्तान निकलाएंगे। अब लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी सेंसस के मुताबिक 1,29,00,000 तो है, मगर इसकी आबादी जो है अगर देखा जाए तो आपके मुंह से निकलेगा 2.5 करोड़, किसी के मुंह से निकलेगा 2.25 करोड़, क्योंकि जहाँ जाते हैं आबादी है और अनप्लान्ड शहर है, अनप्लान्ड शहर है, जिसकी वजह से आपके लाहौर में कभी स्मोक, कभी फोग, कभी डेंगी, कभी कुछ बीमारियां, और क्या है सारी माहौलियाती बीमारियां। बिल्कुल ऐसे ही है। और इमरान उम्मीद करते हैं कि लोगों के मसाइल जल्द हल हो। और हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं गंदम के हवाले से। आपने ही बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो अब स्टार्ट करेगी ख़रीदारी, उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो बताएं कुछ स्टार्ट हुआ, किसानों से बातचीत हुई है, कोई रेट लिस्ट जारी की है? फीमन गंदम की कीमत क्या होगी? आपका वैसे ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपने ही बताया था, इसका मतलब आपको पिछला प्रोग्राम याद है। अच्छा, ये है कि हमारा पूरा है। देखिए गंदम की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाती है अप्रैल में। इस दफ़ा आपको नज़र भी आ रहा था कि अप्रैल में बहुत बारिशें हुई हैं, और इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वेदर जो है वो आपके सामने आया, और अभी भी जो है मौसम ठीक चल रहा है, अभी भी ठीक जा रहा है, मगर 24, 25, 26, 27 अप्रैल को जो है वो गर्मी का जो शिद्दत थी वो ज़्यादा हुई,
और ऐसे लगा कि गर्मी का बुखार दोबारा से आ गया है। और यही दिन होते हैं गंदम की ना कटाई के, कि जितनी गर्मी मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर ज़ीरो पे भी आ जाए तो गंदम के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। गंदम जो है वो सफ़ेद दाने की बजाय यानी कि सोना उगलती है, ये ज़मीन सोना उगलती है, और गंदम का दाना बड़ा प्योर खस्ता दाना होता है। अब ये मौसम के मॉइस्चर की वजह से जो है गंदम में पहले ये प्रॉब्लम आई, जब ये प्रॉब्लम ठीक हुई तो अब गंदम की कटाई स्टार्ट हो गई। अब जब गंदम की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है तो गंदम की जो तरसील होती है वो बंद हो जाती है सरकारी तौर पे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ओपन हो जाती है। मार्केट में गंदम का सरकारी रेट 3500 है। अब ये बात आपने समझनी कि नुकता समझने का, मार्केट में गंदम का रेट 3500 सरकारी है। ठीक है, आपके पास 5 मन गंदम है, आपने मुझे बेचनी है, सरकार हूँ मैं, आप मुझे नहीं बेचेंगे, आप प्राइवेट बंदे को बेचेंगे, और प्राइवेट बंदे को कितने की बेचेंगे, कोई भी प्राइवेट स्टेक होल्डर होगा उसको कितने की बेचेंगे, आप कहेंगे जी मुझे 3700 दे दें, 3600 दे दें, मैं क्यों 3500 पे बेचूं। अब ये मामला चल रहे हैं किसान के और सरकार के आपस में, ठीक है। किसान चाहता है कि मैंने 3500 की गंदम नहीं देनी क्योंकि रेट आ गया ना। देखे ना आप, किसान की मुश्किलात भी देखे, महंगी खाद वो उसका मसला, फिर क्लाइमेट चेंज वो उसका मसला। मैं उस तरफ आता हूँ 3500 की गंदम वो सरकार को नहीं दे रहा है। अच्छा, सरकार ने ही रेट निकाला है। पिछले साल तो ओपन मार्केट में गंदम थी 3000 की भी बिक रही थी। अच्छा, इस साल जो नई गंदम आई है वो कहता है कि रेट तो आ गया, जैसे ही रेट आता है ना मार्केट में तो स्टेक होल्डर्स ऑन हो जाते हैं। स्टेक होल्डर्स मीन जो लोग जो है ज़मीनों के पास रहते हैं, वो जल्दी जल्दी जिनको हम चौधरी कहते हैं, ज़मींदार कहते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। वो किसानों से जल्द अज जल्द गंदम जो है 3600, 3700, 3800 रुपये में भी ख़रीदने पर ये कहते हैं डन करें, ठीक है। अब सरकार गंदम ढूंढ रही है, सरकार का टारगेट है 30 लाख मैट्रिक टन। अच्छा, ठीक है। और 30 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है इन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई के पहले हफ्ते तक, या जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते तक इन्होंने मुकम्मल करनी है, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है जहाँ जहाँ पे वो करते रहते हैं, 6 महीने को लगते हैं प्रोक्योरमेंट करने में। अब मकसद ये कहने का है कि इस वक्त ना मार्केट में सरकारी रेट 3500 है, किसान चाहता है मेरी गंदम 3500 में ना बिके, पता नहीं अगले साल ये फिर ओपन मार्केट में पॉलिसी ना आ जाए, मुझे इस साल अच्छे पैसे मिल जाएं। किसान चाहता है कि मेरी गंदम जो है 3600, 3700 पे बिके। हुकूमत को इतराज़ कोई नहीं है, मगर हुकूमत कहती है कि जब हमने रेट निकाला है सरकार ने, तो अब सरकार को भेजें, सरकार आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन भी आई थी, जैसे ही गंदम मार्केट में 3700 रुपये की बिकती है तो मुझे बताएं फिर आटा कितने का बिकेगा? महंगा बिकेगा। अब 3700 रुपये गंदम हो, 20 किलो आटे का थैला, 40 किलो की एक मन होती है ना, एक मन 3700, तो इसका हाफ आटा निकलता है। तो जब आप हाफ आटे में आते हैं तो 20 किलो रह जाता है। 20 किलो आटे का थैला कितने का होगा फिर, अगर 3700 रुपये मन गंदम हो तो? राइट, समझ गए ना बात को। अब आपका 20 किलो आटे का थैला भी जो है वो 2000 रुपये पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो 2000 रुपये पे जाएगा तो सरकार तो बेच रही थी आटा 3700 रुपये, 1800 रुपये तक भी गया पिछले साल, मगर 1700, 1650 रुपये में आटा जो है वो 2000 रुपये तक जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जैसे ये इंक्रीज़ करती है तो आप, मैं कहती हैं, मैं तो कल गया था दुकान पे आटा लेने, तो 10 किलो आटे का थैला तो पहले 750, 800, 900 में मिल जाता था, 900 तक भी जाता है आटे का थैला, 850, 900 में मिल रहा था, ठीक है। अब जो आटे का थैला है वो आपको 1000, 1100 रुपये में मिल रहा है। वाई? इसका मतलब है कि कीमतें ऊपर गई हैं। सरकार कहती है, वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि मैं 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाने दूँगी। अच्छा। अब चूँकि सरकार से जब हम इस वक्त में पूछते हैं, वो कहते हैं जी प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोक्योरमेंट के दरमियान तो हम सरकारी गंदम देते नहीं हैं। जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे तो 4700 रुपये इसका रेट गया था 2023 में, और उससे फिर ये बैक हुआ जब नई गवर्नमेंट आई 2024 में। तो 14 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब ने 2024 में ऐलान किया कि ये जो गंदम का रेट है इसको हम ओपन करने लगे हैं। जैसे ये गंदम का रेट ओपन हुआ तो मार्केट क्रैश हो गई थी। जब भी मार्केट क्रैश हुई तो आटे का रेट नीचे आ गया ऑटोमेटिकली। 2 साल इन्होंने ऐसे ही रखा। अब जाके एक नया तजुर्बा हुआ है, नए तजुर्बे में इन्होंने एग्रीगेटर्स किए हैं ताकि जी ठीक है इमरान साहब, हम बात कर रहे थे गंदम के हवाले से। किसान बेचारा मुश्किलात का शिकार है, महंगी खाद, क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ ख्याल कीजिए किसानों का भी। हमारा भी इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब। और व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि शदीद खुशी भी कभी कभी किसी ज़हनी पेचीदगी की अलामत हो सकती है? बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये उतार चढ़ाव इतने शदीद होते हैं कि इंसान की अपनी ज़िंदगी और इसके रिश्ते अफेक्ट होने लगते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे का मूड सेकंड्स में बदल जाता है, उसको मूड स्विंग्स होते हैं, या वो ज़रा सी बात पर बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और अक्सर लोग सिर्फ इसको मूड स्विंग्स समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कहीं ज़्यादा सीरियस है और इस कंडीशन को बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। और आज हम माहिर नफ्सियात से ये जानेंगे कि असल में बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और ये जो आम मूड स्विंग्स हैं हमारे, इससे कैसे डिफरेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इमरान जमील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हमें इस डिसऑर्डर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। अच्छा, इससे पहले अभी आपने जो कहा था ना मूड स्विंग्स, तो मूड स्विंग्स की कह लें कि एक डेफिनेशन के मुताबिक जो मूड डिसऑर्डर हैं वो काफ़ी तरह के हैं। उसमें जो एक्सट्रीम है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, फिर आता है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, फिर साइक्लोथेमिक, और सबसे आखिर में आता है मूड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? इसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। इसमें मूड बड़ी तेज़ से फ्लक्चुएट करता है, तो इसे अप्स एंड डाउन्स भी कहते हैं। इसमें अप्स एंड डाउन्स में बात यह है कि मैनी फेज़ होती है जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, एजिटेटेड होता है, गुस्सा आ रहा है, दिमाग में तेज़ी आ गई है और फिर बातों में तेज़ी आ गई है, तेज़ स्पीच तेज़ बोली जा रहा है। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि एक फ़ेज़ ऐसी आती है जिसमें बंदा इतनी तेज़ी से बोल रहा था उसको समझ ही नहीं आई थी वो क्या बातें कर रहा है। वो लेन देन तेज़ी से कर रहा है, चीज़ें ख़रीद रहा है, बेच रहा है, और उसको रात को नींद भी नहीं आ रही। तो ये एक ऐसी मैनिक फ़ेज़ है जो कि तकरीबन 1 हफ़्ते या 4 दिन के मुताबिक होती है। और उसके बाद फिर डिप्रेशन आई थी है या लो फेज़ आई थी है जिसके अंदर पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा डाउन है, डिप्रेस है, रो रहा है, सबसे आइसोलेट हो गया है, विड्रॉ हो गया है। तो ये एक बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की फ़ेज़ है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इसको हम बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि ये एक्सट्रीम फ़ेज़ है। इसके बाद बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है, वो माइल्ड है, फिर साइक्लोथेमिक है, फिर मूड डिसऑर्डर है। और मूड डिसऑर्डर में क्या होता है कि नॉर्मल हमारी लाइफ के अंदर हमारे मूड कभी अप एंड डाउन भी होता है, मगर इसमें क्या होता है कि बंदा ज़्यादा इरिटेबल होता है, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी नींद नहीं आ रही, कभी भूख ज़्यादा लग रही है, कभी भूख नहीं लग रही, कभी खुशी हो रही है, तो इसे हम मूड डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा ये बताएं, इसको हम मूड स्विंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ होता है ना कभी कभी जैसे लड़कियां उनके मूड स्विंग्स होते हैं स्पेसिफिक डेज पे, थोड़ी वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, स्टफ लाइक दैट, इफ दे हैव वेरी इंटेंस क्रैम्प्स, तो वो नेचुरल है, मूड स्विंग्स होंगे, थोड़े हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं। लेकिन हम खुद कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है और एक ये नॉर्मल मूड ख़राब है? देखिए, मूड स्विंग्स डेली लाइफ में काफ़ी लोगों को आते हैं, ठीक है, और मूड स्विंग्स में हमने ये देखना है कि अगर वो मूड स्विंग अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को, उनके वर्क को, जॉब को, स्कूल को, और ख़ास तौर पर नींद को, अगर बंदे को नींद नहीं आई रात को और उसके एक्सट्रीम दिमाग में सोचें आ रही हैं और इरिटेबल होता जा रहा है, गुस्से में आ रहा है, हर एक से लड़ रहा है और तेज़ बात कर रहा है, बैठ नहीं रहा और खाना भी नहीं खा रहा, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये मूड डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया। नॉर्मली मैंने जो देखा अपनी प्रैक्टिस में कि एक पेशेंट जो रात को 2 या 3 दिन नहीं सोता, मुस्तकिल जागता रहता है, चलता फिरता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके चांसेस हैं कि उससे मूड डिसऑर्डर डेवलप हो जाए और जब मूड स्विंग आने शुरू हो जाए और फिर वहाँ से काम ख़राब होना शुरू होता है। अच्छा ये बताएं कि ऑब्वियसली स्टार्ट में इंसान को ख़ुद तो पता नहीं चलता कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और वो इसकी मतलब वो अलामत होती हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो इंसान को है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मज़े की बात यह है कि ये डिसऑर्डर जब डायग्नोज होता है नॉर्मली यंग बच्चों में होता है, अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, 16 से 20 साल या 25 साल की उम्र में डायग्नोज होता है। अब ये होता है कि इस फेज़ में नॉर्मल बंदा वैसे ही एक कह लें कि यंग अडल्ट जो है वो गुस्से में होता है या बात नहीं सुनता वालिदैन की, तो नॉर्मली उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मगर इस कंडीशन में क्या होता है, उसको रात को नींद भी नहीं आ रही है, उसके दिन में बहुत सोचें आ रही हैं, वो लेन देन कर रहा है। अब नॉर्मली आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप उसके बारे में तहकीक करते हैं, फिर ख़रीदते हैं। मगर ये शख्स जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है या मूड स्विंग स्टार्ट हो गया, वो क्या करेगा, फ़ौरी तौर पर चीज़ें ख़रीद रहा है, बेच रहा है और तेज़ से बातचीत कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, कोई बात कर रहा है तो उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो इस फेज़ में आके क्या होता है कि सब अलार्म हो रहे थे कि थोड़ा काम ख़राब होना शुरू हो गया। अब ये है कि ये पेशेंट जाग भी रहा है सारी रात, अपने आप से बातें करना शुरू हो गया। वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट जो वालिदैन जो पेशेंट्स को लेके आते हैं वो तब लेके आते हैं जब पेशेंट सारी रात जाग रहा है, अपने आप से बातें करना शुरू हो गया और लड़ना शुरू हो गया। वो कहते हैं अब पेशेंट लड़ झगड़ रहा है, बात नहीं सुन रहा, तो यहाँ पे आके थोड़ा काम ख़राब होना शुरू हो गया। तो अलार्मिंग सिम्टम जो मैंने देखा है सबसे पहले ये कि नींद ना आना, भूख ना लगना
मुस्तकिल बातें करते रहना, रुकना ही ना, और जैसे ही कोई अगला इंटरप्ट करे तो गुस्से में आ जाना। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि मैनिक फेज़ या अप्स की फेज़ की हैं। अच्छा, आपने इसकी टाइप्स बताई हैं, एक 1 और एक 2, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाइपोलर 1 थोड़ा ख़तरनाक है, उसमें यह है कि एक फुल ब्लोन मैनिक एपिसोड है और उसके बाद एक्सट्रीम डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है कि बंदा बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, दोस्तों से आइसोलेट हो गया है, विड्रॉ हो गया है, कमरे में बंद हो गया है, रोना शुरू कर दिया और गिल्ट है बहुत ज़्यादा, ना सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ये नहीं है कि कमरे में बैठ के फ़ोन पे बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, फ़ोन पे भी नहीं है, बस वो कमरे में बैठा हुआ है, रोई जा रहा है, या उसे गिल्ट है कि मैं कुछ हो जाएगा मुझे या मैं मर जाऊंगा, और इस तरह की गिल्ट के साथ ये है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर लेस एक्सट्रीम है, उसमें पेशेंट में थोड़े मूड स्विंग है, थोड़ी सी डिप्रेशन है, मगर यह है कि इतनी एक्सट्रीम नहीं जितना बाइपोलर 1 में। बाइपोलर 1 में क्या होता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती हैं और पेशेंट फिर वापस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर आता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो केसेस आते हैं यूजुअली ऑब्वियसली आते होंगे इस तरह के, तो मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर होती हैं इन सब में? वेरी गुड क्वेश्चन। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि पेशेंट की हाइपर एक्टिविटी, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच आना, रेसिंग थाट्स से हम कहते हैं कि पेशेंट कहता है कि खुद कहता है कि मेरा दिमाग इतनी तेज़ से काम कर रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही, वो ये आइडिया आ रहा है, मुझे ये आइडिया आ रहा है, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, ये ख़रीद लूँ, ये बेच लूँ, यानी इतनी तेज़ से आइडिया आ रही है कि सेकंड के लिहाज से चेंज हो रहे होते हैं। अगर कोई उसकी बात ना सुने उसे गुस्सा आना शुरू होता है, फिर वो कहता है ये मेरे दोस्त ही नहीं है, वो नया बंदे को पकड़ता है, उसे समझाता है कि मैंने ऐसे ऐसे करना है, वो भी छोड़ देता है। यानी सब कोई भी उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिमाग इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। फिर ये कि वो सारी तरह से रात जाता रहता है। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता है मैं रात को सबको कॉल करता हूँ, मैं कोई दोस्त मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मैं कितने बजे कॉल करता हूँ, मैं रात के 3 बजे कॉल करता हूँ। अब उसके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, वो बात करना चाह रहा है, कोई से बात नहीं कर रहा, तो वो सबसे विड्रॉ हो जाता है। फिर क्या फेज़, जो एक्सट्रीम फेज़ आती है उसमें पेशेंट अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है, उससे डिल्यूजन्स आ रही हैं, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, वो कंफर्टेबल होता है अपने आप से बातें करने में, अपने आप से आइडिया डिस्कस कर रहा है, फिर जाके बेच रहा है, ख़रीद रहा है। तो ये एक्सट्रीम फेज़ होती है। अच्छा, ये आपने बात की अपने आप से बातें करना, तो एक तो इसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक आती है ना, पॉजिटिव एफर्मेशन, ऑब्वियसली वो तो इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि वो तो आई गेस वो सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। तो ये जो खुद से बातें करना है और जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है और ये कितनी डेंजरस है? अच्छा, खुद से बातें करना जैसे आपने बताया कि फ़ायदेमंद भी है। देखा, इसमें मेन चीज़ है फंक्शनैलिटी। अगर एक बंदा सुबह उठता है और अपने आप से कहता है चलो मैं सुबह उठ जाऊँ, मैं काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, चलो ये ठीक है, अपने आप से आप अपने आप को अफर्म करें मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अगर एक बंदा कुछ कर ही नहीं रहा, मुस्तकिल अपने आप से बातें कर रहा है, अपने कमरे में बंद है, मुस्तकिल बातें करी जा रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, और मुस्तकिल जो है एक ही मोनोटनस जो कन्वर्सेशन चलती जा रही है, इसका मतलब कोई काम ख़राब है। क्योंकि वो ना वो स्कूल जा रहा है, ना वो काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई खाना पी रहा है, बस अपने कमरे में बंद है। तो सेल्फ टॉक थोड़ी सी अच्छी भी है आपको परफॉर्मेशन, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर भी है। तो हाँ, एक्सेसिव सेल्फ टॉक जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपने कमरे में बंद हो गए हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे, खाना भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे, वो थोड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, ये बताएं इसके फिर सॉल्यूशंस क्या है, हम कैसे इससे निकल सकते हैं? अच्छा, इसके लिए देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा इसके रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले जो इसका रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स हैं, वालदैन में अगर है। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे इसमें से है कि मैडम मुझे ना ये नींद वाला जो बात आप कर रहे हैं ना, कि मैं पहले कुछ सालों पहले स्टालोप्राम भी खाता रहा हूँ और ये 5-6-7 साल पुरानी बात है, को हार्ट बीट की गोली खाता हूँ, आधी ब्लड प्रेशर की। तो आजकल मेरा मुसलसल चल रहा है कुछ इस तरह का है कि मैं घर में ही होता हूँ और रिबोट्रिल 2 mg खाने के बावजूद ना मेरा जो है वो 2 घंटे नींद आती, आँख खुल जाती है। अब रात 1 बजे की आँख खुली हुई थी, थक गया, सुबह तक फजर की वक्त गया तो मस्जिद में तबीयत खराब हो गई, एकदम हार्ट बीट तेज हो गई, वही गुस्सा वो चढ़ने लग गया, हर बंदे की बात फील होने लग गई है। अभी मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 54 ईयर है, इन चीज़ों को समझता हूँ। ये पूछना था कि ये डॉक्टर साहब बताएं कि क्या मेरे साथ कोई अल्लाह माफ़ करे कि बाइपोलर डिसऑर्डर का इशू तो नहीं होता? ठीक है। वैसे मुझे लगता है सबसे अच्छी बात जो है कि वो सेल्फ अवेयर है, उन्होंने इस चीज़ को 54 इयर्स और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो आपको खुद बता रहे हैं कि मुझे ये मसला है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। अच्छा, इसमें एक मैं हम जैसे बता देते हैं कि इसमें थोड़े रिस्क फैक्टर हैं जो आपने देखना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई सिचुएशन बंदे से ऐसी हो जाए, फर्स्ट का फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, कोई डेथ हो गई फैमिली में, कोई रिलेशनशिप इशू हो गए। अब जो इस तरह का स्ट्रेस लाइफ में आए तो बंदा हर उसके बारे में सोचता रहता है।
वहाँ से सोच जनरेट होती है, वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, फिर रात को नींद नहीं आती, मतलब हर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब नींद नहीं आती फिर मूड ख़राब होता है, फिर सिम्टम आते हैं। अब ये देखना है कि ये साहब जो हैं इन्होंने कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अपने साइकियाट्रिस्ट से एवैल्यूएशन दोबारा करवाएं। अक्सर ऐसा होता है कि आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आपको मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। अक्सर मेडिकेशन काम नहीं करती, अक्सर मेडिकेशन क्या होता है साइड इफेक्ट आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर अगर साइड इफेक्ट आ गया या मेडिकेशन काम नहीं करी तो फिर पेशेंट सारी रात जागता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि एवैल्यूएशन साइकियाट्रिस्ट से करवाएं और कोई स्ट्रॉन्ग नींद की मेडिकेशन लें ताकि नींद आए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है नींद आने के लिए जो हम समझते नहीं है, वो है हेल्थी डाइट। खुराक का बहुत बड़ा रोल है हमारी नींद के अंदर। अच्छी खुराक जिस तरह फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या करती हैं, दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, दिमाग को रिजुविनेट करती हैं, और जिसे कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी है साइंस में, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, उसको रोकती हैं। जंक फूड, ज़्यादा आइसक्रीम, चॉकलेट, शुगर और प्रोसेस फूड खाने से ज़्यादा ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है, ज़्यादा न्यूरोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी डेली लाइफ पे असरअंदाज करता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। साइंस ने काफ़ी साबित किया है कि एक्सरसाइज से क्या होता है, पॉजिटिव केमिकल रिलीज़ होते हैं। एक तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन, वो क्या करती है, आपकी बॉडी में अच्छी चेंजेस लेके आती है, ब्रेन में चेंजेस लेके आती है, फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छी होती है, नींद अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा नींद जो ना आने के पीछे बहुत रीजंस होती हैं, तो ये जो सप्लीमेंट्स हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है मेलाटोनिन ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, दैट्स वाई हमें नींद नहीं आती। तो हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम के भी, कि ये हम लेना स्टार्ट करें तो इससे जो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है वो वापस सही हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेने चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रमोट करे तब नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये सप्लीमेंट्स कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, जो नींद की गोलियाँ उनकी। अच्छा, सप्लीमेंट्स नॉर्मल लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये काफ़ी अच्छे, फोलिक एसिड है, ये इफ़ेक्टिव हैं। अब बात यह है कि जिस पेशेंट को, अब हमने ये देखना पड़ेगा नींद का मसला कितना सीवियर है। माइल्ड अगर फ़र्ज़ के हम लोग जिस तरह रेगुलर डेली लाइफ में हम अगर सप्लीमेंट लेना चाहें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी डाइट में सप्लीमेंट्स वैसे भी कम है। अच्छा, अगर तो एक पेशेंट को नींद का मसला स्टार्ट हो गया तो हमें ये देखना है वो किस वजह से स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, ओवर थिंकिंग है, आवाज़ें आ रही हैं, तो नींद का मसला किसी भी वजह से हो सकता है। या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसी आ गई, कोई भी एक पेशेंट नॉर्मल बंदा, उसको इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, जॉब चली गई, कोई डेथ हो गई फैमिली में, कोई पेरेंट्स की डेथ हो गई, या कोई रिलेशनशिप में मसला हो गया, डिवोर्स हो गई। अब ज़ाहिर बात है उस बंदे को जो मसला हो उसको रात को वैसे नींद नहीं आएगी। तो हम हर केस को इंडिविजुअली देखते हैं और उसको इंडिविजुअल हैंडल करते हैं। अच्छा, ये बताएं जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको हम कैसे फुली हील कर सकते हैं, और कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से तरीके हैं जो इसमें काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं, क्विक बता दें। अच्छा, सबसे पहले इसमें साइकोथेरेपी है और दूसरा नंबर पे मेडिकेशंस हैं। साइकोथेरेपी होती है, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि सबसे इफेक्टिव है। अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जब हम स्टार्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट को क्या मसला पेश आया, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, कोई जॉब लॉस थी, तो उसके मुताबिक उसको थेरेपी दी जाती है। अच्छा, अक्सर ड्रग्स या ड्रिंकिंग की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको पहले कॉज ढूंढनी है कि मूड डिसऑर्डर किस वजह से स्टार्ट हुआ है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी थेरेपी है। दूसरे नंबर मेडिकेशन हैं, मूड, जिसमें मूड स्टेबलाइजर्स हैं, उसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, लिथियम है, उसमें वेल्पोइक एसिड है, कार्बामाज़ेपिन है, काफ़ी मेडिकेशंस हैं जो कि ट्रीट करती हैं। तो नंबर अगर हम समराइज़ करें तो साइकोथेरेपी, थेरेपी और दूसरे नंबर मेडिकेशंस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, और अगर हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है, कोई इंडिविजुअल है जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो हमारा क्या उसकी तरफ रवैया होना चाहिए? देखें, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा इसे अच्छा नहीं समझा जाता, और हम ऐसे लोगों को जो है ना वो उससे पीछे हट जाते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं करना। नंबर 2 एक्सेप्ट करना है। नंबर 2 हमें कोशिश करना है कि फ़ौरी तौर पे पेशेंट की एवैल्यूएशन कराएं, साइकियाट्रिस्ट से अगर एवैल्यूएशन कराएं, मेडिकेशन में स्टार्ट कराएं, और साथ में हेल्थी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें, जिसमें रात को जल्दी सोना है, रात को जंक फूड नहीं खाना, और साथ में जंक फूड नहीं करना, शुगर आइटम लेनी कम लेनी है, अगर लेनी भी तो है। और सबसे बड़ी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है जो कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी में पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हम बाइपोलर डिसऑर्डर पे बात कर रहे थे, इसके सिम्टम्स पे बात किया, इसके ट्रीटमेंट्स पे बात किया। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर इमरान जमील। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो यू वेलकम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।